हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखेंगे कि जो इग्नू का जो विषय कोड है BHD 143, और विषय का जो नाम है वो हिंदी में प्रेमचंद है। उसमें जो आने वाले क्वेश्चन पेपर है उनका जो पैटर्न है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके के जो सवाल है वो आएंगे, जैसे कि प्रश्न कब बोल रहा है। ये टोटल 5 इस तरह के गद्यांश आएंगे, 5 में से आपको कम से कम 3 का जवाब देना रहता है। तो गद्यांश में जैसे क्या है कि हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा कि सहाना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी जो कि उसकी औरत थी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूछ की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा एंड पूरा सिर पर आ गया पूछ सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ठीक है। तो अब आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा कुछ इस तरीके से कि ये जो पंक्ति वो कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं यानी कि जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के पूस की रात कहानी से ली गई है, और इसके जो लेखक है वो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। फिर इसी में प्रसंग हम लिखेंगे कि इस अंश में जाड़े की जो भयानक रात है उसमें फसल की रखवाली करने वाले एक गरीब किसान हल्कू की लाचारी का वर्णन किया गया है। ठीक है। वह साहूकार यानी कि जो सहना है, जो साहूकार है, के कर्ज और कड़कती ठंड के बीच फंसा हुआ है। अब इसका आपको व्याख्या करना रहेगा। फिर कि व्याख्या में क्या लिखोगे कि हल्कू ने अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि जो 3 रुपए, मतलब जो ये हल्कू ने 3 रुपए रखे हैं उसे कंबल खरीदने के लिए वो साहूकार को दे दे। साहूकार कौन था, यानी कि सहना को देने की बात होती है, ताकि जो रोज रोज का ये झमेला है, जो गाली गलौज है, जो बेइज्जती है, उससे क्या हो जाए, पीछा छूट जाए। लेकिन मुन्नी मना करती है और कहती है क्योंकि बिना कंबल के पूछ यानी कि पूछ का महीना मतलब जनवरी की जो ठंडी है वो नहीं कट सकती, तो रात में खेत पर सोना है तो वो मौत को बुलाने जैसा हो जाएगा। हल्कू सोचता है कि ठंड से मरना फिर भी मंजूर है, ठंड से मर जाएंगे वो चलेगा, लेकिन जो समाज में ये बार बार की जो बेइज्जती होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो विशेष या साहित्यिक अगर विशेषता की हम बात करें तो किसान की जो अत्यधिक गरीबी और लाचारी का इसमें सजीव वर्णन किया गया है, जबकि भाषा अत्यंत सरल रखी गई है, जो कि एक गांव में जो नॉर्मली औरतें और हस्बैंड के बीच में जो बातचीत होती है उसी टाइप का इसमें भाषा रखा गया है। ठीक है। और एक ग्रामीण परिवेश इसमें रखा गया है। अगला जो गद्यांश है वो है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी कि जिससे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। चांडाल ने जब हंस को मारा था तब भी शायद देवताओं को इतनी ग्लानि न हुई होगी जितनी कि इस घटना से हुई। न्याय और नीति सबने ऐसी उपेक्षा की जैसे शायद ही कभी हुई हो। अब देखिए ये जो प्रसंग है यह कहाँ से लिया गया है, गद्यांश। यह गद्यांश जो है वो नमक का दरोगा से लिया गया है, और जिसके जो लेखक है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। प्रसंग जो है कि जब ईमानदार दरोगा वंशीधर धन के लोभी और भ्रष्ट पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं तो पूरे समाज में क्या हो जाता है, हलचल मच जाती है। तो व्याख्या करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि रात के समय समाज भले ही सोया था, लेकिन जैसे सुबह होता है सबकी जुबान पर यही बात थी कि जो लोग खुद भ्रष्ट थे वे भी पंडित अलोपीदीन की बुराई कर रहे थे। समाज को यह दोहरा चेहरा कि वह दूसरों के पापों पर तुरंत उंगली उठाता है, भले ही खुद अंदर से कितना ही पापी क्यों ना हो। ठीक है। समाज के दोहरे चरित्र और दिखावे पर तीखा व्यंग किया गया है इसमें, और मुहावरेदार भाषा का इसमें क्या किया गया है, सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी कि जिसके मन में खुद छल कपट है वो भी दूसरे लोगों की क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की दोषों पर बात कर रहे हैं।
अगला सवाल है कि ये जो गद्यांश है कि वह एक नए संसार की रचना कर रही थी जहां न कोई ऊंचा था और न नीचा, न कोई अमीर था न गरीब था, न कोई शोषक था न शोषित था। वह अपने जीवन के बीते हुए कल को भूल जाना चाहती थी, पर समाज की आंखें उससे चैन से जीने नहीं दे रही थी। सुमन को अब समझ आ रहा था कि समाज की मर्यादा की दीवारें केवल कमजोरों के लिए होती है, धनवानों के लिए नहीं। और अब आप इसका जो संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो इसमें आपको मालूम है कि ये किससे लिया गया है। फिर उसके बाद आप सेवा सदन नामक जो उपन्यास है, यानी कि जो चैप्टर है, उससे लिया गया है। सेवा सदन नामक जो उपन्यास है उससे। और इसमें जो मुख्य पात्र है वो सुमन है, जबकि सामाजिक बंधनों और वेश्यावृत्ति के दलदल से निकलकर आश्रम यानी कि जो सेवा सदन है उसमें आती है, तब की उसकी मानसिक स्थिति का क्या किया गया, वर्णन किया गया। सुमन एक ऐसे समाज की कल्पना कर रही है जहाँ पर अमीरी गरीबी या ऊंच नीच का भेद न हो। वह अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन समाज उसे जीने नहीं देना चाहता है। वह समझ जाती है कि समाज के नियम और इज्जत की जो बातें हैं वो सिर्फ गरीबों और लाचारों को दबाने के लिए है। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के बल पर हर नियम को तोड़ सकते हैं। इसमें जो विशेष बात की गई है वो नारी को सामाजिक संघर्ष और उसकी बेबसी को दिखाया गया, और इसकी जो भाषा है वो गंभीर भी है और औपचारिक भी है। अगला जो सवाल आता है ये दीर्घोत्तरी सवाल आता है, और ये लगभग कितने में, लगभग 500 से लेकर के 800 के बीच लिखा जाता है। तो भूमिका अगर हम बात करेंगे भूमिका की, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है, और प्रेमचंद ने पूछ की रात और कफन कहानियों तक आते आते आदर्शवाद को छोड़कर नग्न यथार्थवाद को क्यों अपनाया। तर्क सहित आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष है। उनके पूरे साहित्य के विकास यात्रा को समझने के लिए आदर्श उन्मुख यथार्थवाद को समझना सबसे जरूरी है। प्रेमचंद ने खुद इस बात को गढ़ा था कि उसके इसका सीधा सा अर्थ है कि समाज में जो बुराइयां, दुख और कड़वा सच मौजूद है उसे वैसे ही दिखाना, यानी कि सच्चाई को दिखाना। लेकिन कहानी का अंत किसी नैतिक मूल्य या अच्छाई की जीत या पात्र के हृदय परिवर्तन के साथ करना। प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो केवल समाज की गंदगी को दिखाना नहीं, बल्कि समाज को एक सही दिशा देना भी है। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें हैं उनको 100% यानी कि सच्ची सच्ची दिखाना, यह तो आपका यथार्थवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया। किंतु इस जो गंदगी उसको आप दिखा रहे हैं और बाद में अच्छी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आदर्शवाद हो गया। तो ये चीज़ें क्या है कि ये समाज को एक सही दिशा देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसी से लोग प्रेरित होंगे, ठीक है। बाद में शुरू में शुरू में क्या था, गलत दिखाते थे, जैसे फिल्मों में नहीं होता कि हीरो कुछ भी रहता है, बाद में क्या होता है कि हीरो जो होता है वो विजयी होता है। ठीक उसी तरीके से समाज की जो बुराइयां थी वो शुरू में दिखाई जाती थी, और बाद में क्या होता था कि जो पात्र होता है उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद वो समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो ऐसा दिखाया जाता है इनकी उपन्यासों में, कहानियों में, ठीक है। शुरुआती दौर और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का स्वरूप। अपने साहित्यिक जीवन के शुरुआती दौर पर यानी कि 1916 से 1925 तक में प्रेमचंद पर महात्मा गांधी के विचारों और आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। वे मानते थे कि मनुष्य के भीतर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको जगाकर समाज को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। पंच परमेश्वर के जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो इस कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दुश्मनी तब खत्म हो जाती है जब वे पंच के आसन पर बैठते हैं, और यहाँ पद की प्रतिष्ठा मनुष्य के भीतर के न्याय को क्या कर देती है, जगा देती है। अगर हम नमक के दरोगा की बात करते हैं तो ईमानदार जो दरोगा वंशीधर है उसके सामने भ्रष्ट और अमीर पंडित अलोपीदीन झुक जाता है, और अंत में अलोपीदीन वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बना देता है। और यह शुद्ध रूप से एक आदर्शवादी अंत है जो कि वास्तविक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। आदर्शवाद से मोह भंग के कारण जैसे जैसे समय बीतता है तो प्रेमचंद का जो भारतीय समाज की वास्तविकताओं से सामना गहरा होता गया, और उन्होंने देखा कि जमींदारों का जो अत्याचार है वो, अंग्रेजों का शोषण, जातिवाद की जो जड़ें और किसानों की कंगाली इतनी भयानक थी कि वह केवल ज्ञान या हृदय परिवर्तन से संभव नहीं था, यानी कि कुछ बदल नहीं रहा था। वास्तविक जीवन में शोषक कभी दयालु नहीं हो रहा था, बल्कि वह और क्रूर ही होता जा रहा था।
इस सामाजिक कड़वाहट ने प्रेमचंद के भीतर के आदर्शवादी लेखक को झकझोर दिया और वे नग्नवाद यानी कि क्रिटिकल रियलिज्म की ओर बढ़ गए, जहां जैसी दुनिया उससे बिना किसी सजावट के वैसा ही क्रूर दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर समाज में जो हो रही थी बुराइयां, और बाद में क्या करते थे कि प्रेमचंद जो मुख्य पात्र होता था उसका हृदय परिवर्तन कर देते थे। हृदय परिवर्तन करने के बाद एक मतलब अच्छे समाज को दिखा रहे थे। किंतु बाद में जब वो थोड़ा समय जब बीतता है तो वो देखते हैं कि जो अंग्रेज है, जो जमींदार है, वो जैसे शोषण करते हैं वैसे ही शोषण कंटिन्यू कर रहे हैं, और शोषण भी वो एकदम मतलब भयानक वाला शोषण। तो फिर कहते हैं कि अब मुझे बाद में हृदय परिवर्तन नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही दिखाना है, यानी कि क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक तरीके से उसको दिखाना है। पूछ की जो रात है उसमें यथार्थवाद का प्रवेश होता है कि पूछ की रात 1930 में कहानी प्रेमचंद के इस बदलाव का एक बड़ा मोड़ है। यहाँ पर मुख्य पात्र जो हल्कू है वो अपनी फसल बचाने के लिए कड़कती ठंड में खेत की रखवाली करता है। अंत में जो जंगली जानवर है उसकी पूरी फसल चढ़ जाती है। इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई दयालु जमींदार हल्कू की मदद के लिए नहीं आता है। कहानी का अंत इस कड़वे सच के साथ होता है कि हल्कू फसल बर्बाद होने पर रोने के बजाय राहत की सांस लेता है कि चलो अब रात को यह पाला तो नहीं खाना पड़ेगा। यह गरीबी का वह यथार्थ है जहाँ इंसान अपनी आजीविका छीनने के बाद भी केवल इसलिए खुश है क्योंकि उसे शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिल गई है। कफन में भी यथार्थवाद की पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि 1936 में लिखी गई जो कफन है वो प्रेमचंद की अंतिम और सबसे शक्तिशाली कहानी मानी जाती है। यह आदर्शवाद के ताबूत में आखिरी कील की तरह है कि इसके पात्र घीसू और माधव इतने आलसी और संवेदनशील हो चुके थे कि माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन वे दोनों आलू भूनने में व्यस्त रहते हैं। जब वह मर जाती है तो वे गांव के जमींदार से कफन के लिए पैसे मांग कर लाते हैं, लेकिन उस पैसे से कफन खरीदने के बजाय वे मधुशाला में चले जाते हैं और वहां पे छक कर शराब पीते हैं, पूड़ियाँ और कबाब खाते हैं। वे तर्क देते हैं कि जो जीते जी पेट भर नहीं पाए उसे मरने के बाद नया कफन देकर क्या फायदा। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि अत्यधिक गरीबी इंसान की नैतिकता और संवेदन और मानवीय रिश्तों को पूरी तरीके से मार देते हैं। यहाँ कोई आदर्श नहीं बचता, सिर्फ पेट की नग्न भूख बचती है। अगर हम संक्षेप में क्या निष्कर्ष की बात करें तो प्रेमचंद की जो विकास यात्रा है वो क्या होनी चाहिए, आदर्श से शुरू होकर क्या असलियत है यानी कि यथार्थ पर समाप्त होती है। उन्होंने समझ लिया कि समाज को खोखली तसल्ली देने के बजाय उसके घावों को वैसा ही दिखाना साहित्य का असली धर्म है। यही कारण है कि उनकी यथार्थवादी जो कहानियां हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक यानी कि सही लगती हैं। अगला जो सवाल है कि सेवा सदन उपन्यास की जो मूल समस्या का विश्लेषण करना है, और प्रेमचंद ने इस उपन्यास में नारी पराधीनता यानी कि जो दूसरे के अधीन है, दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति के अंतर संबंधों यानी किस तरीके से एक दूसरे से संबंध रखते हैं को उजागर किया है। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो सेवा सदन है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेवा सदन पहले यह उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन उर्दू में इसे उतनी ख्याति नहीं मिलती है जितनी ख्याति इसे हिंदी में लिखने पर मिली थी। हिंदी उपन्यास विधा का एक मील का पत्थर है। यह उनका पहला सामाजिक उपन्यास था जिसने तत्कालीन हिंदी साहित्य को राजा रानी और तिलस्मी कहानियों के जाल से निकालकर एक आम जनता और विशेषकर नारी जीवन की समस्याओं से जोड़ा। इस उपन्यास की धुरी सुमन नामक एक मध्यम वर्गीय स्त्री जिसके जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के सड़ चुके जो ढांचे उसको क्या करते हैं वो बेनकाब किया था। सबसे पहला जो सीढ़ी है वो दहेज प्रथा, नारी के पतन की जो पहली सीढ़ी थी। उपन्यास की शुरुआत ही दहेज की समस्या से होती है। सुमन के पिता दरोगा जो कृष्णचंद्र है एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनकी अपनी ही बेटी के लिए शादी के लिए मनचाहा दहेज न जुटा पाने के कारण वे रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। दहेज न होने के कारण सुमन का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक अत्यंत गरीब संकीर्ण मानसिकता वाले और उम्र में काफी बड़े व्यक्ति गजाधर से किया जाता है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि दहेज प्रथा किस तरह से एक योग्य लड़की को एक ऐसे नरक में धकेल देती है जहाँ उसका कोई सम्मान नहीं होता। नारी पराधीनता और आर्थिक निर्भरता, ससुराल में सुमन को हर छोटी चीज के लिए गजाधर पर निर्भर रहना पड़ता है। सुमन सुंदर है और उसके भीतर कुछ आकांक्षाएं हैं, लेकिन गजाधर की जो कंगाली है वो शक करने की आदत उसके जीवन को बोझ बना देती है। और प्रेमचंद ने यहाँ पुरुषों की उस मानसिकता पर गहरी चोट की जो उनकी पत्नी को पैर की जूते और अपनी संपत्ति समझते हैं। अब गजाधर सुमन पर झूठा शक करके उसे आधी रात को घर से क्या करता है निकाल देता है।
तो सुमन के सामने सबसे बड़े सवाल ये आता है कि वह कहाँ जाए और क्या खाए। उस दौर में औरतों के पास आर्थिक आजादी या नौकरी के साधन नहीं थे। समाज भी एक अकेली बेघर औरत को पनाह देने के बजाय उसे शक की निगाह से देखती है। वेश्यावृत्ति यानी कि समाज का जो पाखंड है, जो अंतर संबंध है, उसके बारे में क्या है कि कोई भी औरत शौक से वेश्या नहीं बनती, उसे समाज की जो परिस्थितियां हैं वहां ढकेलती हैं। ठीक है। इसे प्रेमचंद ने सुमन के माध्यम से सिद्ध किया कि घर से निकाल दिए जाने के बाद सुमन जब देखती है कि समाज के जो बड़े बड़े शहरी रईस और पंडित दिन में धर्म की बातें करते हैं, वे भी रात में वेश्या भोली यानी कि सन्यासिनी के कोठे पर पैसे लुटाते हैं। भूख और समाज के तिरस्कार से तंग आकर सुमन भी वेश्यावृत्ति की जो गली होती है यानी कि जो दाल मंडी होती है वहां पर चली जाती है। और यहाँ पर प्रेमचंद एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि समाज में जो वेश्याएं हैं जिनको अछूत माना जाता है, लेकिन उसी वेश्यावृत्ति को पालने पोसने वाले समाज के प्रतिष्ठित पुरुष जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य और वकील होते हैं। यहाँ समाज का सबसे बड़ा क्या है, ये पाखंड है। तो ये इस तरीके से प्रेमचंद जो अपने समाज में जो वेश्या हैं या फिर जो औरतें हैं किस तरीके से वो संघर्ष कर रही होती हैं, वो उनके जो हमारे दोहरे चरित्र जैसे पंडित जो है, ये लोग जो दोहरे चरित्र का खेल खेल रहे थे, उनके ऊपर कड़ी आघात करते हैं। ठीक है। तो समस्याओं का जो अंतर संबंध है, कैसे ये एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं, वो अब समझते हैं कि प्रेमचंद ने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि ये तीनों समस्याएं अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि समाज में दहेज प्रथा न होती तो सुमन का विवाह सही जगह होता। यदि नारी को अपने पैरों पर खड़े होने की आजादी होती तो गजाधर द्वारा घर से निकाले जाने के बाद वह कोठे पर न जाती, बल्कि उसके बजाय वो एक कोई काम धाम ढूंढती और एक सम्मानजनक वो जीवन जीती। नहीं तो ऐसा ये भी हो सकता था कि वो जो लड़की है, वो लड़की घर से निकल जाने के बाद यानी कि घर से अगर मान लीजिए कि निकल गई, तो ये निकालने की नौबत अगर ये आर्थिक रूप से अगर ये क्या होती है, आर्थिक रूप से अगर ऊपर होती तो ये इस व्यक्ति के साथ रहती ही नहीं। ठीक है। हो सकता है कि ये पहले से ही अपना आर्थिक रूप से मजबूत रहती तो ये जाकर के अपने वर्ग के अनुसार यानी कि अपने जो योग्यता है उसके अनुसार वर ढूंढती और उससे शादी करती। तो ये जो उनके पास आज़ादी नहीं थी, उनके पास कोई मतलब समाज का जो इतना बड़ा डर था, ये सारे जो कारण है वो इनको क्या करते हैं, एक वेश्या की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। सेवा सदन के माध्यम से समाधान और निष्कर्ष यानी कि उपन्यास के अंत में जो सुमन है वो वेश्यावृत्ति को छोड़ देती है यानी कि जो ये कचड़ा का रास्ता था ये इसको छोड़ देती है और सेवा सदन नामक एक आश्रम की संचालिका बनती है। यानी कि जो सेवा सदन है वो एक आश्रम था और इसकी जो संचालक बनती है, जहाँ पर वेश्याओं की बेटियों को शिक्षा और नया जीवन दिया जाता है। हालांकि यह अंत थोड़ा आदर्शवादी है, लेकिन इसके जरिए प्रेमचंद ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि समाज की कुरीतियों को सुधारने के लिए केवल कानून की नहीं बल्कि नारी को समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र और सम्मानित स्थान देने की आवश्यकता है। यानी कि आपको समाज की जो कुरीति है यानी कि जो समाज की गंदगी है, अगर उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो जो नारियां हैं उनको केवल समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से आप स्वतंत्र और सम्मानजनक स्थान दे दीजिए, वो खुद ब खुद समाज क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। अगला जो सवाल है वो समाज यानी कि जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए बताना है कि यह कहानी तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और पतन को कैसे रेखांकित करती है। तो आप ये पहले इंट्रोडक्शन देखिए कि भूमिका और ऐतिहासिक जो इसकी पृष्ठभूमि है वो समझते हैं। ये आपको भाई ऐसे करके आपको हेडिंग देना है, फिर उसके बाद लिखना है कि शतरंज के जो खिलाड़ी और प्रेमचंद की एक असाधारण और कालजयी कहानी है। यह कहानी सन 1856 के आसपास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित, जब अवध यानी कि लखनऊ पर नवाब वाजिद अली शाह का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सेना के धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले रही थी। तो यह वह दौर था जब भारत का राजनीतिक भविष्य क्या था, अंधकार में था। लेकिन अवध की जो राजधानी लखनऊ है वह विलासिता, नाच गाने और अकर्मण्यता के नशे में डूबी हुई थी। कहानी के दो पात्र है, सामंती विलासिता का सजीव चित्रण किया गया कि कहानी के दो पात्र हैं। एक पात्र है मिर्जा सज्जाद अली और दूसरा पात्र है मिर्जा मीर रोशन अली। दोनों अवध के बड़े जागीरदार हैं और उन्हें देश की राजनीतिक या अपनी प्रजा की भलाई से कोई भी लेना देना नहीं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि दिन भर बैठकर क्या करना, शतरंज खेलना।
आलस की पराकाष्ठा। प्रेमचंद लिखते हैं कि दोनों सुबह सुबह उठते ही शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ जाते हैं और घर में चाहे कोई बीमार हो या पत्नी परेशान हो या कोई और जरूरी काम हो, वे अपनी जगह से नहीं हिलते। यहाँ तक कि जब मिर्जा की पत्नी बीमार होती थी तब भी मिर्जा हकीम को बुलाने जाने के बजाय चाल चलने में व्यस्त रहते। यह सामंती वर्ग के पूरी तरह संवेदन शून्य और स्वार्थी होने का प्रमाण है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन, इनका जो सुबह का शुरुआत है किससे होता था? शतरंज से होता था। और ये जब शतरंज खेलते थे तो इन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं था कि कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई क्या है। इन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं था। इनका एक ही चीज था कि हम खेलेंगे, बस खेलेंगे, ठीक है। यानी कि इनके अंदर का जो संवेदनशीलता है वो सब शून्य हो रखा था। इन्हें किसी भी चीज से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का अपूर्ण अभाव। कहानी का राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है बहुत दर्दनाक है। एक तरफ अंग्रेजी सेना चुपचाप लखनऊ की तरफ बढ़ रही है और वहीं पर वाजिद अली शाह के तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ इन जागीरदारों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें सेना में भर्ती न होना पड़े या कोई जिम्मेदारी न मिल जाए, तो वे घर छोड़ करके गोमती नदी के किनारे जाते हैं और वीरान मस्जिद में जाकर छिप जाते हैं ताकि बिना किसी रिकॉर्ड के शतरंज खेल सके। और प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि देश का रक्षक वर्ग यानी कि जो रूलिंग क्लास है किस तरीके से कितना कायर और रीढ़हीन हो चुका है कि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति यानी कि विलासिता देश की आजादी से ज्यादा प्यारी थी। चौथा है कि झूठी शान और कायरता का अंतर विरोध। यानी कि कहानी का अंत है वो बहुत ही प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। जब ब्रिटिश सेना लखनऊ में प्रवेश करते और नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर ले जा रही थी तब पूरे शहर में कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता। मिर्जा और मीर दूर से नवाब की सेना को जाते हुए देखते हैं और दुखी होने का नाटक करते हैं, लेकिन तुरंत अपनी अगली चाल सोचने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शतरंज के खेल में एक वजीर और बादशाह की गोटी को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है और वे एक दूसरे को खानदान की गाली देने लगते हैं। जो जागीरदार अपने देश और राजा के लिए तलवार नहीं उठा सके वे अपनी झूठी सामंती आन बान के लिए तलवार निकाल लेते हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। कहानी का जो उद्देश्य है और वो संदेश है वो ये है कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सच को उजागर किया। भारत अंग्रेजों की ताकत की वजह से गुलाम नहीं हुआ था, बल्कि भारत के अपने शासकों, राजा और सामंतों की गद्दारी, आलस, विलासिता और राष्ट्रीयता की कमी के कारण गुलाम हुआ था। जब देश का नेतृत्व करने वाला वर्ग ही चेतना शून्य हो जाए तो उसे देश का पतन निश्चित है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो शतरंज का खिलाड़ी केवल दो नवाबों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सभ्यता और सामंती संस्कृति से सड़ने और समाज समाप्त होने का जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद का यह तीखा व्यंग पाठकों को झकझोरता है और संदेश देता है कि जो समाज अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को भूलकर व्यक्तिगत सुखों में डूब जाता है उसका हश्र ऐसा ही आत्मघाती होता है। यानी कि जो उसका हश्र होता है वो ऐसा ही होता है। अगला है कि प्रेमचंद के कथाओं यानी कि जो प्रेमचंद है उनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन और किसान चेतना का जो यथार्थ चित्रण मिलता है, उसके प्रमुख विशेषताओं का क्या करना, उदाहरण द्वारा समीक्षा करना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो भूमिका सबसे पहले वो लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के साथ साथ कृषक जीवन का महाकवि भी कहा जाता है। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य में गांवों का चित्रण केवल एक सुंदर, शांत और काल्पनिक जगह से के रूप में किया जाता था, लेकिन प्रेमचंद ने पहली बार भारतीय गांवों के खुरदरे, कड़वे और शोषित यथार्थ को सामने रखा, जिससे देश की जो 80% आबादी जूझ रही थी उनके साहित्य का केंद्र बिंदु भारतीय किसान है। जमींदारी प्रथा और जो बहुआयामी शोषण है उसको भी रखा कि प्रेमचंद के दौर में गांवों में शोषण का एक त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल काम करता था। जमींदार, साहूकार एंड पुलिस, सरकारी मुलजिम। किसान साल भर खून पसीना बहाकर फसल उगाता था, लेकिन फसल कटते ही शोषकों की टोली उसके दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी। यानी पूरा साल भर जो है वो किसान अपनी जान खून पसीना लगा रहा है, कोई ये चीजें देखने नहीं आ रहा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी मिला कि नहीं मिला, फसल हुई है नहीं हुई है, खाद चाहिए नहीं चाहिए, कोई भी देखने नहीं आ रहा है। किंतु जैसे ही फसल कट जाती है उसमें ही क्या होता है, जैसे फसल कटती है तैसे ही ये तीनों जो व्यक्ति है वो आकर के किसान के दरवाजे पर अपने दस्तखत दे देते हैं।
अगर हम गोदान के उदाहरण की बात करें तो हीरा यानी कि होरी जो है वो प्रेमचंद के उपन्यासों का सबसे अमर किसान पात्र रहा है। वह जीवन भर सिर्फ एक गाय की इच्छा रखता है, लेकिन जमींदार का लगान, पटवारी की रिश्वत और पंचों का जुर्माना चुकाते चुकाते वह पूरी तरह से टूट जाता है और अंत में वह खेत की मजदूरी करते करते सड़क पर दम तोड़ देता है। तीसरा है कि ऋणग्रस्तता या कर्ज का अंतहीन चक्र। भारतीय किसान के बारे में कहा जाता है कि वह कर्ज में पैदा हुआ है, होता है और कर्ज में जीता है और अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़कर मर जाता है। प्रेमचंद ने इस भयानक सच को अपनी कहानियों में अपनी गहराई से दिखाया है। सवा सेर गेहूं का अगर उदाहरण देखेंगे तो शंकर नामक एक सीधा साधा किसान जो कि अपनी कंगाली के दिनों में एक साधु को खिलाने के लिए साहूकार से केवल सवा सेर गेहूं उधार लेता है। वह साहूकार का मूल धन तो चुका देता है, लेकिन साहूकार अपने बही खाते में ब्याज का ऐसा जाल बुनता है कि शंकर की आने वाली पीढ़ी भी उस साहूकार की बंधुआ मजदूर बन जाती है। प्रकृति और मौसम की मार के किसानों का जो जीवन है केवल इंसानों द्वारा ही नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा भी सताया हुआ है। पूस की जो रात है वो कहानी में हल्कू इतना गरीब था कि वो अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कंबल तक नहीं खरीद पाता था। माघ की कड़कती ठंड में वो अपने कुत्ते यानी कि जबरे के साथ सूखी पत्तियों को जलाकर किसी तरह रात काटता था। और प्रेमचंद ने प्रकृति के इस क्रूर और किसान की बेबसी का एक ऐसा सजीव चित्रण किया है कि जो पाठकों की आंखों में क्या कर देता है, आंसू लेकर आ जाता है। ग्रामीण समाज में जातिवाद और छुआछूत यानी कि प्रेमचंद जानते थे कि किसान का जो जीवन है वो किसान केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी पिसा हुआ है। गांवों में जातिवादी व्यवस्था इतनी क्रूर थी कि नीची जाति के जो किसान और मजदूर हैं उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। जैसे अगर एक उदाहरण देखेंगे तो समझेंगे कि जो ठाकुर का कुआं है उसका उदाहरण देखिए कि गंगा का जो पति है वो जप्पो बीमार है और कुएं का गंदा पानी पी रहा है। गांव के ठाकुर कुएं पर साफ पानी पीते हैं, उनके पास साफ पानी है, लेकिन नीची जाति के होने कारण जो गंगी है वो वहां से पानी लेने का अधिकार नहीं रखती। जब वो चोरी छिपे पानी भरने जाती है तो ठाकुर को डर से घड़ा छोड़कर भागना पड़ता है। अब किसानों की रूढ़िवादिता और अंधविश्वास यानी कि प्रेमचंद एक सच्चे यथार्थवादी थे। उन्होंने किसानों की केवल खूबियां नहीं दिखाई बल्कि उनकी कमियों पर भी बात की। भारतीय किसान भाग्यवादी है, वो अपनी हर मुसीबत को भगवान की इच्छा या पिछले जन्म का पाप मानकर स्वीकार कर लेता है। वे मर्यादा और धर्म के नाम पर अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं जिसका फायदा पंडित और जमींदार उठाते हैं। निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो निष्कर्षतः यह निकलता है कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का ग्रामीण चित्रण कोई रोमानी या काल्पनिक चित्रण नहीं है। उन्होंने गांवों की कड़वी हकीकत को पूरी ईमानदारी से दर्ज किया। होरी, हल्कू, शंकर और गंगा जैसी पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने दुनिया को दिखाया कि जब तक भारत के किसान भूखा, नंगा और शोषित रहेगा तब तक देश की जो आज़ादी है वो विकास के दावे की तरह क्या पूरी खोखली है। जो अगला सवाल है वो ये है कि देखिए ये जो लॉन्ग टाइप का जो सवाल है इसमें से केवल आपको 3 सवालों के ही जवाब देने रहते हैं, बाकी जो गद्यांश है उसमें से आपको तीन तीन के देने रहते हैं। कि प्रेमचंद की जो भाषा शैली, ये सवाल आपसे पूछे जाने का इसका मतलब समझ लीजिए कि 100% चांस है कि पूछा जाएगा, कि भाषा शैली जो है ना ये पूछी जाएगी आपसे। प्रेमचंद की भाषा शैली पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदी उर्दू का मिश्रण को साहित्यिक प्रतिष्ठा कैसे दिलाई थी। तो भूमिका में हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि साहित्य में भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती बल्कि वह लेखक के विचारों को जनता तक पहुंचाने का सबसे बड़ा हथियार होती है। मुंशी प्रेमचंद से पहले हिंदी गद्य की जो भाषा या तो बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ यानी कि कठिन हिंदी थी या फिर बहुत अधिक फारसी यानी कि मिश्रित उर्दू थी। दोनों ही भाषाएं आम जनता की पहुंच से क्या थी, दूर थी। और प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नई भाषा दी जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। यानी कि ये उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार थे और हिंदी के भी बहुत अच्छे जानकार थे एंड हिंदी उर्दू दोनों भी मिक्स करके लिख सकते थे। यह वह भाषा है जिसे भारत का आम आदमी अपनी रोजमर्रा के जीवन में क्या करता था, बोलता था। हिंदुस्तानी भाषा का जो स्वरूप है यानी कि हिंदी उर्दू का अनूठा संगम है। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू यानी कि नवाब राय के नाम से की थी, लेकिन बाद में वे हिंदी में आ गए। इसलिए उनकी भाषा में हिंदी की सरलता और उर्दू की रवानगी का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। वे जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो कान को सुनने में प्रिय लगे और जिनका अर्थ है वो समझने के लिए किसी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश की जरूरत न पड़े।
जैसे उदाहरण से समझिए कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा में जहाँ अदालत, मजबूरी, खामोश, बला जैसे उर्दू शब्द सहजता से आते हैं, वहीं हृदय, मर्यादा, कर्तव्य जैसे हिंदी शब्द भी पूरी तरह फिट बैठते हैं। इसी समन्वय को गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा में कहते थे। मुहावरों और लोकोक्तियों का जादुई प्रयोग, यानी कि ये जो थे, ये अपने जो उपन्यास होते थे, अपनी जो कहानियां होती थी, उसमें जो आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि जो लोगों के द्वारा उक्ति कही जाती है, यानी कि लोगों के द्वारा जो क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा किसी को कुछ कहा जाता है, तो वो सब चीजें, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, दोनों ही चीजें का ये संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रेमचंद की जो भाषा शैली है, वो सबसे बड़ी विशेषता उनकी मुहावरेदार भाषा है। वे लंबी चौड़ी दार्शनिक बातें लिखने के बजाय एक छोटे से मुहावरे से पूरी बात कह देते थे। मुहावरों का प्रयोग से उनकी भाषा में एक अजीब सा तीखापन, यानी कि व्यंग पैदा हो जाता था। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो नमक का जो दरोगा है, नमक का दरोगा में समाज के दोहरे चरित्र पर व्यंग करते हुए वे लिखते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया को जो जीप थी वो जागती थी। इसी तरह पूस की रात में कहते हैं बला तो सिर से टल जाएगी। ये मुहावरे भाषा को सजीव और क्या करते हैं, गतिशील बनाते हैं। ठीक है। पात्रों के अनुकूल संवाद योजना है, यानी कि प्रेमचंद की शैली एक बड़ी खूबी है कि उनकी जो भाषा है, कभी भी एक रूप नहीं होती थी। उनके पात्र जिस बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि से आते हैं, वे वैसे ही भाषा बोलते हैं। अगर कोई अनपढ़ किसान जैसे हल्कू या होरी की बात कर रहा हो, तो उसकी भाषा में ठेठ देहाती यानी कि ग्रामीण शब्द क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। इसके विपरीत अगर कोई वकील जैसे मेहता या राय साहब बात कर रहा है, तो उसकी भाषा तार्किक, वैचारिक और तत्सम शब्दों से युक्त होगी। इस कला के कारण प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, वो बहुत ही स्वाभाविक और असली लगती हैं। जो प्रेमचंद जी हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति हो वकील है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा होगा तो उसके जो वाक्य होंगे, वो जो बोलेगा, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बोलेगा, यानी कि तार्किक रहेगा और तत्सम, यानी कि एकदम शुद्ध वर्ड को बोलेगा। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें वो अपने ध्यान में रखते थे प्रेमचंद। ये सारे दृष्टिकोण को अपने मन में रख के तब ये क्या करते थे, अपने पात्रों को चुनते थे और अपने शब्दों का भी ये चयन करते थे। चित्रोपमता और दृश्यात्मकता, यानी कि जो विजुअल इमेजरी थी, वो भी ये देखते थे। ये प्रेमचंद जब किसी दृश्य का वर्णन करते हैं, तो पाठक के सामने एक पूरा चित्र खींच जाता है। ईदगाह कहानी की जो शुरुआत का वर्णन देखेंगे, तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। इस वर्णन को पढ़ते पाठक खुद को उस त्योहार के माहौल में महसूस करने लगता है। उसका जो मन है वो गदगद होने लगता है। वो एक उसके तरफ पेड़ की हरियाली दिखाई दे रही है, उसके तरफ एक जो खेत है, वो उसमें जो अजीब सी रौनक, अजीब सी वो हरियाली, वो अजीब से वहां पे हवाएं चल रही, इस तरीके का वो क्या है, पूरा माहौल बना देते थे। और इस माहौल से जो पाठक होता था, वो बहुत खुश हो जाता था। आलोचनात्मक अगर हम मूल्यांकन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, तो कुछ आलोचकों ने शुरुआत में आरोप लगाया कि प्रेमचंद की जो भाषा है, उसमें व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां और वे उर्दू शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ यह सिद्ध हो गया कि प्रेमचंद की यही जो सहज भाषा है, ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने साहित्य की मालों और पंडितों की चार दीवारी से निकल के झोपड़ियों और खेतों तक पहुंचा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महान साहित्य लिखने के लिए भारी भरकम शब्दों की नहीं, बल्कि गहरे अनुभव और एक साफ सुथरी आम जनता की भाषा की जरूरत होनी चाहिए। अब हमारे खंड ग आता है, और खंड ग में जो होते हैं, कम से कम 200 शब्दों के क्या रहते हैं, वो आपको टीका टिप्पणी करनी रहती है 200 शब्दों में। जैसे यहाँ पे क्या कि ईदगाह कहानी और बाल मनोविज्ञान, अब ये आपको दे दिया। अब इसके बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है। जैसे भूमिका और परिचय की ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर और कालजयी कहानी है। ये कहानी पूरी तरह से बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के गहरे विश्लेषण पर टिकी है, और इसके माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया कि बच्चों का मन कितना कोमल और संवेदनशील होता है, और विपरीत परिस्थितियों जैसे अत्यधिक गरीबी और अनाथ होना उनके मानसिक विकास को कैसे प्रभावित करती है।
परिस्थितियों का प्रभाव और हामिद का चरित्र चित्रण। यानी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हामिद केवल 4-5 साल का एक अनाथ बच्चा है जो अपनी बूढ़ी दादी यानी कि जो अमीना के साथ रहता है। और ईद के त्यौहार पर जब गांव के अन्य बच्चे नए कपड़े पहनकर अपने माता पिता के साथ खुश होकर मेले जा रहे होते हैं, तब हामिद के पास न तो अच्छे जूते थे और न ही नए कपड़े थे। उसके पास मेले के लिए सिर्फ 3 पैसे थे। और प्रेमचंद यहाँ बाल भावना यानी कि बाल मनोविज्ञान का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। और हामिद हीन भावना का शिकार नहीं होता, बल्कि अपनी गरीबी को एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो हामिद है ये नहीं सोचता यार मेरे पास तो मतलब अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास न तो जूते हैं। ये जो भावना होती है, इस भावना को कभी भी हामिद अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। बोला कि नहीं, हम गरीब हैं तो हो सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं, गरीब हैं तो पैसे नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको सरवाइव करेंगे, हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे, हम इसमें जिएंगे। न कि उसने कोई बहाना बनाया कि यार मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा। ठीक है। विवेक और त्याग का क्षण। मेले में जब उसके दोस्त महमूद, मोहसिन और नूरे मिट्टी के आकर्षक खिलौने जैसे सिपाही वकील बिश्ती खरीदते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते, तो हामिद के बाल मन में भी उन्हें पाने की तीव्र इच्छा होती है। वह ललचाई आंखों से उन्हें देखता है, लेकिन उसका जो विवेक है यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो जाग जाता है। और वो सोचता है कि ये जो खिलौने मिट्टी के हैं, हाथों से छूटेंगे तो टूट जाएंगे, मिठाइयाँ जो है वो पल भर का सुख देंगी। वो अपनी इच्छाओं का गला क्या करता है, घोट देता है। यानी कि एक तार्किक रूप से ये सोचने लगता है कि यार जो मिठाई है वो तो पल भर का सुख है, अभी हम खाएंगे, अभी मेरे जीभ को स्वाद आएगा, वो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर मेरा मन करेगा मीठा खाने का। ये जो खिलौने हैं, ये जो और भी चीजें हैं, ये सब कुछ देर के लिए हमारी जो इच्छाएं हैं उनको संतुष्ट कर सकता है, लेकिन बाद में फिर से हमारी जो इच्छा है वो फिर से जगेगी। तो वो अपने दिमाग में ये बातें लाता है। लेकिन जो बूढ़ी दादी के प्रति संवेदनशीलता है, यानी कि हामिद 3 पैसों से अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा खरीदता है। उसे याद आता है कि जब उसकी दादी रोटियां सेकती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। और एक 4-5 साल के बच्चे में यह सोच आना बाल मनोविज्ञान का एक अत्यंत दुर्लभ और भावनात्मक पहलू है। वह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क की तरह जिम्मेदारी क्या करता, महसूस करता है कि उसे लग जाता है कि यार जो चिमटा अगर वो मैं खरीदूंगा तो मेरी जो दादी है जिसके हाथ बार बार जलती है, वो जो जलना है वो खत्म हो जाएगा। और ये जो है कि ये उस खिलौने के जैसा नहीं है, ये उस मिठाई के जैसा नहीं है कि जो मैं अभी खाऊंगा और इसका असर अभी तुरंत मतलब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इस तरीके का ये असर नहीं है, ये हम दोनों लोगों को खुशी देगा। निष्कर्ष में यही निकलता है कि अंत में जब वो चिमटा लेकर घर जाता है तो उसकी दादी अमीना रोने लगती है। और यह हामिद बच्चे के रूप में नहीं बल्कि अपनी दादी का रक्षक बनकर खड़ा होता है। और प्रेमचंद का संदेश स्पष्ट था कि अभाव और कंगाली बच्चों के भीतर के बचपन को समय से पहले छीन लेती है और उन्हें एक गंभीर, त्यागी और प्रौढ़ इंसान बना देती है। यानी कि जो ये आपका गरीबी है, ये गरीबी केवल एक अभिशाप नहीं, ये एक वरदान भी साबित हो पाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो गरीबी है ये होती बहुत बुरी है, लेकिन ये हमें वो चीज़ें सिखाती हैं जो शायद हम कहते हैं कि न, हमारी जो गरीबी होती है वो एक ठोकर जैसी होती है कि ठोकर खाने के बाद व्यक्ति को अकल आती है, तो ठीक वैसे ये काम करती है। ठाकुर का कुआं में दलित चेतना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि भूमिका और सामाजिक यथार्थ यानी कि सामाजिक सच्चाई की बात प्रेमचंद ने की है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में भारतीय समाज के सबसे दबे और कुचले वर्ग की आवाज उठाई। ठाकुर का कहना है कि ठाकुर का कुआं कहानी जो है वह ग्रामीण भारत में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और दलित उत्पीड़न के क्रूर और नग्न यथार्थ को उजागर करती है। और यह कहानी दिखाते हैं कि कैसे तथाकथित ऊंची जाति के लोग निचली जाति के इंसानों को बुनियादी मानवीय अधिकारों जैसे पानी पीने पीने का जो साफ पानी पीने का जो अधिकार है उससे भी वंचित रखा करते थे। कहानी की जो पृष्ठभूमि है और गंगी का जो संघर्ष है, कहानी के दो पात्र हैं यानी कि जक्खू जो कि एक दलित और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है, उससे तेज बुखार है, उनके घर में घड़े का जो पानी है वो सड़ चुका है, उसमें भयानक सी बदबू आ रही है। डॉक्टरों ने उसे साफ पानी पीने की सलाह दी है, लेकिन गांव में जातिवादी व्यवस्था इतनी क्रूर थी कि नीचे जाति के लोगों को गांव के साफ पानी वाले कुआं जैसे ठाकुरों का कुआं या साहूकार कुआं
पर जाने की सख्त मनाही थी। अमानवीय व्यवस्था यानी कि जक्खू की जो पत्नी गंगी अपनी पति की जान बचाने के लिए रात के सन्नाटे में हाथ में घड़ा लेकर ठाकुरों के कुएं पर तो जाते हैं, किंतु प्रेमचंद ने गंगी की मानसिक डर और समाज के आतंक का बहुत सजीव चित्रण किया है। गंगी सोचते हम तो मजदूरी करते फिर भी हमें अछूत समझा जाता है, और ये ठाकुर पंडित और साहूकार जो दिन रात दूसरों को ठगते हैं, चोरी करते हैं और वे धर्मात्मा बने बैठते हैं। यह गंगे के भीतर जागने वाला दलित चेतना और विद्रोह का भावना थी। करुणा और विफलता का अंत होता है। गंगी जब रस्सी के सहारे कुएं से पानी खींच रही होती तभी ठाकुर के घर का दरवाजा खुल जाता है, और ठाकुर की आवाज सुनते ही गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और घड़ा कुएं में गिरकर टूट जाता है और वह अपनी जान बचाकर भागती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका जो पति बीमार पति था जक्कू वहीं बदबूदार गंदा और अशुद्ध पानी पी रहा था। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेमचंद ने इस छोटी लेकिन प्रभावशाली कहानी के माध्यम से समाज के जो ठेकेदार हैं उन पर करारा तमाचा मारा है, और यह कहानी यह संदेश देती है कि समाज के एक प्यासे बीमार इंसान को दो घूंट पानी पीने की इज्जत नहीं देता। उसकी सामाजिक धार्मिक और मर्यादाएं पूरी तरह से क्या है, खोखली और पाखंडी है। अब बड़े भाई कहानी का जो संदेश है वो हमें बताना है, तो भूमिका और मुख्य कथ्य देखते हैं कि बड़े भाई साहब प्रेमचंद की एक अत्यंत लोकप्रिय और व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी दो भाइयों के हॉस्टल के जीवन और उनके आपसी संवादों पर आधारित है। ऊपरी तौर पर यह कहानी बहुत अधिक हल्की फुल्की और मनोरंजक लगती है, लेकिन इसके भीतर हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और कमियां और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों की महत्ता पर एक बहुत गंभीर संदेश छुपा हुआ है। रटन विद्या बिना व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि कहानी में बड़े भाई साहब रात दिन आंखें फोड़ कर पढ़ते हैं और हर विषय को रटते हैं, लेकिन फिर भी हर साल परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उसके विपरीत उनका जो छोटा भाई है जो कि लेखक है, सारा दिन खेल कूद कंचे खेलने और तितलियां पकड़ने में बिताता है। बहुत कम पढ़ता है फिर भी अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। और प्रेमचंद यहाँ यहाँ शिक्षा प्रणाली पर चोट करते हैं और जो केवल किताबी कीड़ा बनने और रटने की बढ़ावा देती है, विद्यार्थी की वास्तविक समझ या बुद्धिमत्ता को नहीं परखती। अनुभव और उम्र की श्रेष्ठता, यानी बड़े भाई साहब बार बार फेल होने के बावजूद भी छोटे भाई पर अपना अनुशासन और बड़प्पन बनाए रखते हैं। और कहानी की जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि भले ही तुम पढ़ लिख कर एमए या पीएचडी कर लो, लेकिन मेरी क्लास में क्यों न आ जाओ। जीवन का अनुभव हमेशा 5 साल छोटा ही रहोगे। वे माता पिता का उदाहरण देते हैं कि वे भले ही अनपढ़ हैं लेकिन घर चलाने और जीवन की जो मुश्किलों का सामना करने का तजुर्बा उनके पास है, वह किसी डिग्री वाले के पास नहीं है। कहानी का मूल संदेश यह है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल डिग्रियां हासिल कर लेने या परीक्षा पास कर लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान या परिपक्व नहीं हो जाता। जीवन का असली ज्ञान किताबों से ज्यादा व्यवहारिक यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और बड़ों के सानिध्य से मिलता है। बड़ों का जो आदर करना और उनके अनुभवों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। निष्कर्ष के रूप में यही आता है कि कहानी के अंत में जब छोटा भाई अपने बड़े भाई के इस तर्क को समझ आता है तो उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा और आदर और बढ़ जाता है। और प्रेमचंद ने बहुत ही सहजता से सिद्ध किया कि अनुभव की पाठशाला किताबी स्कूल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जो अगला है कि वो प्रेमचंद युग की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर हमें कमेंट करना है। तो इसमें भूमिका में यानी कि इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि किसी भी लेखक का जो साहित्य होता है उसके समय और समाज की परिस्थितियों से अलग नहीं हो सकता। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक काल यानी कि 1880 से लेकर 1936 तक भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उथल पुथल और संक्रमण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। इतिहास के इस कालखंड को साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता और इस दौर की राजनीतिक और सामाजिक लहरों का प्रेमचंद के लेखन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, यह वह समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का क्रूर शासन था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैल रही थी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था। प्रेमचंद खुद गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के एक भाषण को सुनकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी यानी कि स्कूल इंस्पेक्टर से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह देश सेवा व लेखन में जुट गए। यही कारण है कि उनकी शुरुआती जो कहानियां जैसे सोजे वतन
जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था में देशभक्ति और आज़ादी की तड़प साफ दिखाई देती है। सामाजिक अगर परिस्थितियों की बात करें यानी कुरीतियां और सुधार आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो कि एक समाज सुधारक द्वारा समाज में स्थित जो बुराइयां होती हैं यानी कि जो कुरीतियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए चलाया जाता है यानी कि कार्य किया जाता है। राजनीतिक गुलामी के साथ साथ भारतीय समाज अंदर से भी कई सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त था और इस दौर में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज जैसे संगठनों के कारण समाज सुधार की प्रक्रिया चल रही थी। ग्रामीण और शहरी समाज में बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, छुआछूत, जातिवाद और जमींदारी व साहूकारों द्वारा गरीब किसानों का भयानक आर्थिक शोषण जैसी समस्याएं क्या थी, चरम पर थी। नारी को समाज में केवल पैर की जूती समझा जाता था और उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। साहित्य पर प्रभाव के प्रेमचंद ने इस परिस्थितियों को केवल देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने उपन्यास, कहानी और इन सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों के खिलाफ एक हथियार बनाया और उन्होंने सेवा सदन में वेश्यावृत्ति और दहेज जो कि गोदान और पूछ की रात में किसानों के शोषण तथा रंगभूमि व कर्मभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज को बखूबी दर्ज किया। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो प्रेमचंद द्वारा राजनीतिक चेतना के जागने और सामाजिक क्रांतियों का युग रहा है और प्रेमचंद अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि लेखक थे जिन्होंने अपने समय की हर छोटी और बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचल को अपने साहित्य में अमर कर दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आगे कौन से सब्जेक्ट पर आपको ये चीज़ चाहिए यानी कि मैं कौन से सब्जेक्ट पर लेकर आऊँ क्वेश्चन और आंसर।